जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए बात करते हैं। देखिए, संविधान एक सर्वोच्च विधि है। ऐसे अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं तो संविधान एक प्रकार की किताब है, एक पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक में नियम, कानून, विधि इत्यादि लिखे गए हैं। इसी वजह से यहाँ पर संविधान को परिभाषित करते हुए ये बताया जा रहा है कि संविधान एक सर्वोच्च विधि है। यह ऐसी विधि है दोस्तों कि संसद जो कानून बनाने का काम करती है ये उससे भी ऊपर है। यानी संसद के द्वारा बनाए गए कानून से भी ऊपर संविधान है। संविधान में सरकार के विभिन्न अंग शामिल होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। इनके शक्तियों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ इन सभी पर कुछ प्रतिबंध भी हमारे संविधान के द्वारा लगाए गए हैं। आइए थोड़ा सा विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, विधायिका उसे कहते हैं जो विधि का निर्माण करती है। जो विधि का निर्माण करती है उसको विधायिका कहते हैं। डिटेल से जब आगे के अध्याय में हम चलेंगे तो बात करेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आप यहाँ ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे यहाँ जो कानून और विधि बनाने का कार्य होता है वह केंद्र यानी संघ सरकार के द्वारा वहाँ पे भी किया जाता है और राज्यों में भी किया जाता है। तो संघ सरकार के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा कानून बनाया जाता है। इसलिए विधायिका यानी विधि बनाने वाले में लोकसभा और राज्यसभा को सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद को भी सम्मिलित किया गया है। आप ये भी जान लीजिए कि इसी विधायिका के द्वारा संविधान में संशोधन भी किया जाता है। फिर भी भले ही विधायिका संविधान में संशोधन करे, लेकिन संविधान से ऊपर विधायिका नहीं है। थोड़ा सा और आगे कार्यपालिका पे बात कर लेते हैं कि कार्यपालिका क्या है। चलिए दोस्तों, कार्यपालिका के बारे में आप देखिए। कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा निर्मित विधियों, आप देख रहे हैं यहाँ पे, विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के द्वारा कार्य करती है, उसी के आधार पर कार्य करती हो, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कार्यपालिका में देखिए आप, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तक कि आईएएस अधिकारी वगैरह जो डीएम साहब है, एसपी हैं, ये सभी भी इनमें शामिल हो जाते हैं। इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, जबकि जो नेता वगैरह होते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो भी हमारे विधायक या सांसद हैं वो कुछ ही दिनों के लिए चुने जाते हैं, यानी लगभग 5 साल तक, और बीच में यदि बहुमत खो देती है सरकार तो बीच में भी इनकी सरकार गिर जाती है। इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तथा हमारे यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्य करने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको अस्थायी कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएम हो गए, एसपी साहब हो गए, ये सब अस्थायी कार्यपालिका के रूप में आते हैं। और भी हैं, जैसे मंत्रिपरिषद कार्य करती है, उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं, भारत के महान्यायवादी कार्य करते हैं, भारत के महान्यायवादी कार्य करते हैं, महाधिवक्ता कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं इन सब के बारे में आगे आपको जानकारी ढेर सारी दी जाएगी। आइए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित जो विधि होती है, मैंने पहले भी बताया था, उसी को क्रियान्वित करना यानी लागू करना जो है यहाँ विधायिका का कार्यपालिका का कार्य होता है। देखिए, एक यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग होता है। अब देखिए, अब हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है और विधायिका है, इसके कुछ सदस्य कॉमन है, अंतर्निहित है एक दूसरे में। जैसे मैं बात करूँ, आप देखिए हमारे यहाँ जो पीएम है अभी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पीएम कार्यपालिका के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। यानी भारत में अगर कोई कार्य करना होता है तो ये कार्यपालिका के रूप में भी मौजूद होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जब विधि या कानून बनाना होता है उस समय भी ये कार्य करते हैं, यानी विधायिका के रूप में भी ये कार्य करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा सा और अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब न्यायपालिका, एक शब्द और बचा हुआ है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आइए जानते हैं क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप जानते भी हैं
कि न्यायपालिका का सबसे मुख्य कार्य होता है विवादों का समाधान करना, यानी जो केस वगैरह होते हैं, केस को हिंदी में वाद कहा जाता है, इन विवादों का निपटान करना, यहाँ तक कि जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उसका भी रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। और ये कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है। इन दोनों से बिल्कुल ही अलग न्यायपालिका कार्य करती है। इसका मतलब ये है, सीधा सा इसका मतलब ये निकल कर आता है कि कार्यपालिका के नियंत्रण में विधायिका, कार्यपालिका के नियंत्रण में न्यायपालिका नहीं है, और ना ही विधायिका के नियंत्रण में न्यायपालिका है। यानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका भारत में कार्य करती है। हमारी भारतीय संविधान की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है दोस्तों। यहाँ तक कि अगर संविधान के बारे में कुछ और विशेषताओं को देखें कि संविधान क्या है, तो व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख है संविधान में, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है। यहाँ तक कि सरकार का क्या कर्तव्य है, व्यक्ति का के बीच के संबंध क्या है, ये सभी संविधान में उल्लेख किए गए हैं। और अन्य कुछ पदाधिकारियों के भी उल्लेख है, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था, पहले भी बताया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी यहाँ आप देख रहे हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी की बात जो हम कर रहे हैं ये सब हो गई। इन सबको आप समझ रहे हैं कि ये सारी पदाधिकारी हैं, ये सारे पदाधिकारी हैं, इन्हें भी संविधान के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। कुछ विचारक आए हैं जिन्होंने संविधान को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि संविधान क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक विचारक हैं जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की बहुत ही बेहतरीन व्याख्या की है दोस्तों। जैसे उन्होंने ये कहा है कि भारतीय संविधान सामाजिक न्याय अथवा सामाजिक परिवर्तन का एक दस्तावेज है, और उनके अनुसार संविधान में वर्णित मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व संविधान की अंतरात्मा है। यानी मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व मूल आत्मा है संविधान की। यानी इसके बिना, मूल अधिकार के बिना और राज्य के नीति निर्देशक के बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार क्या है, इसके बारे में विस्तार से जब चैप्टर्स में हम अंदर जाकर देखेंगे तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। एक और विचारक आए हैं जिनका नाम प्रोफेसर अतुल कोहली है। अतुल कोहली ने भारतीय संविधान को पंथ निरपेक्षता का आधार माना है। पंथ निरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता के नाम से भी जाना जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भारतीय संविधान है उसका कोई भी धर्म नहीं है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि विभिन्न धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्रकार के व्यक्ति भारत में निवास करते हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है, ये प्रोफेसर अतुल कोहली के अनुसार बिल्कुल इन सबसे अलग, धर्म से अलग है। धर्मों को किसी भी हालत में यहाँ ऊपर नहीं माना गया है संविधान से। थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं। हमारे भारतीय संविधान जो अभी वर्तमान में है उसमें कुल 22 भाग आपको दिखाई यहाँ दे रहे हैं, 22 भाग हैं, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बस अनुसूचियाँ ही कम थी उस समय, और आगे चलकर इसमें अनुसूचियाँ जोड़ दी गई, तब से इसमें 12 अनुसूचियाँ हो गई है। दोस्तों, अगर आप इस भाग को जानना चाहते हैं, अनुच्छेद को समझना चाह रहे हैं या अनुसूचियों को जानना चाह रहे हैं, तो बस आप सिर्फ इतना ही समझें कि संविधान एक प्रकार की किताब है, पुस्तक है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये एक किताब है, और किताब में जिस प्रकार से इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होते हैं, उसी प्रकार से इस संविधान में जो इकाइयों की तरह है वो भाग है, और एक इकाई के अंदर बहुत सारे अध्याय वगैरह होते हैं। उसी तरीके से यहाँ अनुच्छेद है, और कुछ बचे खुचे हुए चीज़ें यहाँ वहाँ लिखी जाती हैं। जैसे
आप देखते हैं किसी पेज के नीचे या किताब के अंत में भी लिखा जाता है, उसी प्रकार से ये अनुसूचियाँ हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।